हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम सभी कक्षा 7 के इतिहास विषय का जो अध्याय 1 है उसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। अध्याय को मैं पिछले 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं। अगर आप उन्हें उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। पहला हमारा दिया गया रिक्त स्थानों को भरें। इसमें जो रिक्त स्थानें दी गई इनको हमें भरना है। 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी के आरंभ में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? 16वीं सदी में बाबर ने। किसने? बाबर ने। डैश एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है। तो तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है। ग है हमारा डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। किसके द्वारा हुआ? अरबी लोगों के द्वारा। भारत में कागज का प्रयोग डैश शताब्दी के आसपास हुआ। भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी के आसपास। दिया गया है, जोरे बनाइए। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी संबंध इसमें किससे है? कश्मीर के इतिहास। राजतरंगिणी क्या है? कश्मीर के इतिहास एक किताब है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। अगला है भक्ति संत। भक्ति संत का हो जाएगा आप लोगों का दरिया साहब। फिर हमारा अगला है तबकात ए नासरी। इसका हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। फिर है शेर शाह का मकबरा, वो कहाँ है? सासाराम। मानसिर। मानसी का वेंकटपुर शिव मंदिर। वेंकटपुर शिव मंदिर का निर्माण में मानसिंह ने अपना आर्थिक योगदान दिया हुआ था। अब हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न, मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। आप लोग इस तरह से अगर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं तो देखते हैं हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग ही पहनते थे। कमर के नीचे धोती, कंधे से लेकर कमर के नीचे तक चादर तथा सर पर मुरेठा बांधने का रिवाज रहा होगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्राह्मण सिला हुआ वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करते। इसी से अनुमान लगता है कि मध्य युग के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते होंगे। उनके वस्त्रों में धोती, चादर और मुरेठा का व्यवहार आज भी लोग करते हैं। मध्यकाल में क्या धोती लोग पहनते थे, चादर पहनते थे और मुरेठा जिसका व्यवहार अथवा उपयोग प्रयोग आज भी लोग करते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन को बताएं। वस्त्र के उद्योग में 2 परिवर्तनों को बताना है। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सूत तकली पर काटे जाते थे। प्राचीन जो भारत था उसमें वस्त्र का काटने के लिए कितनी तकली का प्रयोग होता था, जिसमें काफी समय लगता था, कारण कि तकली हाथ से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन आया कि यह तकली के स्थान पर तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। अब सूत तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से सूत काटा जाता था, बाद में इसमें बदलाव आया। धुनिया लोग धुनकी पर रुई धुनने लगे और अब धुनी हुई रुई से सूत करना आसान हो गया। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर भी हम लोग देखेंगे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम 100 ईस्वी के आसपास चीन में हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? कि खेती के लिए भूमि की खोज होने लगी। चलिए इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अत्यधिक अन्न की भी आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे, फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ना पड़ा। जब खेती के लिए जंगल को काटे रहे थे तो वनवासियों ने जंगल छोड़ दिया।
हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लग गए और उनमें से कुछ वनवासी जो थे वो खेती के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए, किसान बन गए। फिर हमारा 7वां प्रश्न है, गंगा यमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं? गंगा यमुना संस्कृति क्या होता है? दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। अब हमारा 8वां प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखिए। 8वीं शताब्दी में जो परिवर्तन हुए उनको लिखना है। तो चलिए इनको भी हम लिखते हैं। 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। पहला परिवर्तन क्या हुआ? देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। मुगल काल में अकबर से लेकर 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब ने हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा में काफ़ी विस्तार किया। कृषि के साथ साथ उद्योग एवं सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन आए। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है? हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। इन स्रोतों में अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख हैं। सर्वप्रथम इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास में लिखा था, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा है। इसका नाम बिहार क्यों पड़ा? प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने एक अरबी गीत का उद्धरण दिया है जो भारत के लिए प्रमुख है। भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। राजपूत राजाओं के दरबारी कवियों ने भी उस समय सामाजिक जीवन के विषय में लिखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखित रचनाएं या पांडुलिपि या अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र आदि विविध स्रोत हैं, लेकिन प्रधानतः लिखित सामग्री को ही दी जाती है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते होंगे? तो इसका भी उत्तर देखते हैं हम लोग। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, गुणों या कालों में बांट देते हैं। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो उचित समझते हैं वो लिख देते हैं। इतिहासकार को स्वयं जो उचित लगता है वो लिख देते हैं। अब हमारा 11वां प्रश्न है, आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। आपको अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किसी परिचित व्यक्ति या अपने जीवन की घटना को लिखिए। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है, चलिए संस्मरण को समझते हैं। स्मृति के आधार पर किसी भी विषय, घटना या व्यक्ति के बारे में लिखे गए लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। चलिए हम अंतिम प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं। आजकल के प्रचलित सिक्कों से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो आजकल के सिक्कों से बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चलिए देखते हैं क्या है। आजकल के प्रचलित सिक्कों पर विशेष निशान बने होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह सिक्के कहाँ के बने हुए हैं। भारतीय सिक्के टकसाल में बनते हैं। भारत में जो सिक्के पाए जाते हैं वो क्या से बनते हैं? टकसाल। टकसाल अर्थात टकसाल वह कारखाना है जहाँ सिक्के सरकार आदेशानुसार एवं बाजार की मांग को देखते हुए बनाया जाता है। टकसाल वो कारखाना है जो सरकार के आदेश या बाजार की मांग को देखकर सिक्के बनाए जाते हैं। भारत में कुल 4 टकसाल हैं: कोलकाता टकसाल, मुंबई टकसाल, हैदराबाद टकसाल और नोएडा टकसाल। सिक्कों पर मौजूद उत्पादन वर्ष से हमें यह पता चलता है कि कौन सा वर्ष सिक्का बना है। कोलकाता की टकसाल में बने हुए सिक्कों पर कोई भी निशान नहीं होता है। किसी किसी सिक्कों के नीचे ऐसा डॉट का होता है, किसी पर डायमंड का होता है, किसी पर, लेकिन कोलकाता की जो टकसाल में सिक्के बनते हैं उस पर कोई भी निशान नहीं होता। मुंबई की टकसाल में बने हुए सिक्कों पर हीरे अर्थात डायमंड का निशान होता है। डायमंड का निशान जिन सिक्कों पर होता है वो कहाँ के सिक्के होते हैं? मुंबई की टकसाल के। हैदराबाद की टकसाल में बने हुए सिक्कों पर तारे, सितारे अर्थात स्टार का निशान होता है। नोएडा की टकसाल में बने हुए सिक्कों पर बिंदु अर्थात पॉइंट का निशान होता है। हमारा आज का प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे कॉल पर शेयर कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें।